नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हल किया है। और जैसा कि आप सभी ने कमेंट में लिख के भेजा है कि इसका जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्टिव जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ और उसको करवाता हूँ। और 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको ये मान के चलिए कि ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसी को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो अगर तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन आता है, किधर से भी क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, तो यही सब इसमें लिखना है। क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन, परिचय। जो आप शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे वही इसमें आपको बताना है, प्रशासन से संबंधित, प्रशासन के कार्य से संबंधित। तो यही सब इसमें आप लोगों को पढ़ना है। जैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूरा का पूरा कर लेंगे। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बताए जाएंगे जिससे कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब आप लोग देखिए, और इसी प्रकार की वीडियो मैं 1-2 वीडियो डेली अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की जो बीएड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर अर्थात जो यूनिट फर्स्ट है वो है परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके जो होंगे वो प्रश्न पहला देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं कि शैक्षिक प्रशासन, पहले वर्ड समझ लीजिए। प्रशासन का क्या मतलब होता है? प्रशासन का देख रेख कार्य करना। उसके लिए नियम कानून बनाना नहीं, बल्कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको कैसे लागू करना, ये प्रशासन का काम होता है। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं और क्षेत्र देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी प्रकृति कैसी है और क्षेत्र कहाँ कहाँ पर ये लागू किए जा सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, तभी हम क्वेश्चन आंसर को आगे कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो शैक्षिक प्रशासन जो होता है वह एक नवीन तत्व है। इसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना एवं पर्यवेक्षण करना। अर्थात इसका क्या संबंध है? शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा कैसे कैसे दी जाए, किस प्रकार दी जाए, और शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था मतलब कि कहाँ पे स्कूल कॉलेज खोले जाएगा, स्कूल कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, टीचर कैसे रखे जाएंगे, उसका प्रशासन अच्छे तरीके से करना। और पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण करने का मतलब उस पर निगरानी रखना। जो हमने प्रशासन के द्वारा जो नियम कानून बना दिए गए हैं, जो उसकी योजनाएं कॉलेज और स्कूल शिक्षक के बारे में जो हमने लिख दिया है वहाँ पर, क्या उसको सही तरीके से लागू किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर उसकी निगरानी करना, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसको सही तरीके से क्या लागू किया जा रहा है, उसको पर्यवेक्षण कहा जाता है। तो इसका संबंध जो है मुख्य रूप से शिक्षा से होता है। यह क्षेत्र में संगठन द्वारा निर्मित ढांचे को क्रियान्वित करता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त हो किया जा सके। मतलब आप समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में संगठन द्वारा निर्मित ढांचे को, जो संगठन, जो सरकार ने जो संगठन बना दिया है, जैसे स्कूल कॉलेज बना दिए गए हैं, तो उसको ये प्रशासन क्या करता है? उसको क्रियान्वित करता है, मतलब उसको लागू करता है। क्रियान्वित मतलब उसको लागू करता है। और उसका उद्देश्य क्या था? लागू करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, तो उसको लागू करने का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक जो शैक्षिक उद्देश्य है, मतलब सरकार का मतलब क्या है? सरकार क्या करना चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा का प्रसार हो सके, अर्थात वो सभी लोगों को शिक्षित करना चाहती है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोग शैक्षिक रूप से सशक्त हो सकें और वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो शिक्षा, आप लोग सोचिए कि शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं क्या होता है? यही होता है ना कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसका विकास हो जाए, कोई वो गलत काम ना करे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति क्या क्या उम्मीद रखता है सामने वाले से? कि वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त करेगा तभी वो बड़ों का सम्मान करेगा, तभी वो समाज में अपना योगदान दे सकता है, कोई क्राइम नहीं करेगा वो, और देश के योगदान, देश के जीडीपी में अपना योगदान दे सकता है, कोई सरकारी जॉब करेगा जिससे कि उसका परिवार चलता रहेगा। तो शिक्षा के उद्देश्य ही तो हैं, जो कि सरकार क्या चाहती है कि इसी शिक्षा का प्रसार करके लोगों को सशक्त बनाना चाहती है, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी में और आने वाले जो जीडीपी है उसमें अपना योगदान दे सकें। तो विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों को उपलब्ध कराना और कर्मचारियों का कार्य विभाजन करना इसका कार्य होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि विद्यालय में जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उन सभी को उपलब्ध कराना ही सरकार का काम होता है। अर्थात आप लोग देख सकते हैं, लैब हो गया, किताबें हो गई, कापियाँ हो गई, बस हो गए, स्कूल हो गए। तो आप देखिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी जगह ये व्यवस्था होती है कि विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो। भले ही पैसा देना होता है लेकिन असुविधा ना हो। तो अगर असुविधा होगा तो शैक्षिक जो
शिक्षा है वो उसके तक नहीं पहुंच पाएगी और वो शिक्षित नहीं हो पाएगा। और कर्मचारियों का कार्य विभाजन करना, तो देखते होंगे क्लर्क कोई और होता है, टीचर कोई और होता है, वहाँ सफाई करने वाला कोई और होता है, चपरासी कोई और होता है, तो सबका कार्य विभाजित किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने हेतु निम्न परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं कि शिक्षा जो शैक्षिक प्रशासन है उसके अर्थ को कैसे अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग जो शिक्षक हैं, वो किस प्रकार अलग अलग रूप से देखते हैं शैक्षिक प्रशासन को। तो हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं। अब सभी लोग परिभाषाएं देख लेते हैं कि क्या परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो मोल्ट एवं रॉस के अनुसार क्या परिभाषाएं दी गई है किसकी, शैक्षिक प्रशासन के बारे में। तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो परिभाषाएं हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा कि ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की है, तो वहाँ पर चार ऑप्शन दे देगा और आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव भी तैयार करते रहिए। तो मोल्ट एवं रॉस ने शैक्षिक प्रशासन के बारे में क्या बोला है कि शैक्षिक प्रशासन का आशय है कि शिक्षार्थियों के विकास को निर्धारित की ओर मोड़ना, शिक्षकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जन समुदाय को उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों की ओर अभिप्रेरित करना। तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं कि शिक्षार्थियों के विकास को निर्धारित करना, अर्थात जो शिक्षक होगा, शिक्षक जो होगा आगे लिखा भी होगा कि शिक्षकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना। तो जो शिक्षक है वो इस प्रकार बच्चों को पढ़ाए कि उसको जो विकास की दिशा हो वो सीधे हो, मतलब वो इस प्रकार पढ़ाए कि वो जो पढ़ाया हुआ है वो आगे भी उसके काम आए और वो विकास की ओर विद्यार्थी जो आगे बढ़ता जाए। और यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना, साधन मतलब कि जो शिक्षक है उसको विद्यार्थी इस प्रकार प्रयोग करें कि उससे कुछ सीख सकें और उससे सीखने के बाद ही वो क्या करें, आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको साधन के रूप में विद्यार्थी जो है वो प्रयोग करें शिक्षक को और वो अपने विकास की ओर अग्रसर हो जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और संबंधित जन समुदाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों की ओर अभिप्रेरित करना है। मतलब शिक्षक का जो काम है क्या है, शिक्षक का काम कि विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि विद्यार्थियों को तो लाभ हो ही, और साथ ही साथ जो विद्यार्थियों से संबंधित होंगे जन समुदाय, लोग, घर वाले, परिवार, समाज, जो विद्यार्थियों से संबंधित हो वो भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों को इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि वो लोगों का सम्मान कर सकें, अच्छी खासी नौकरी हो और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सके, अपने जो माँ बाप हैं उनका नाम रोशन हो सके। तो यही सामाजिक उद्देश्य है ना, सामाजिक उद्देश्य जो देश है उस देश में अपना योगदान दे सकें उसके विकास में। तो यही सब सामाजिक उद्देश्य होते हैं, उनको भी वो प्राप्त कर सके। और ये तभी होगा जब कोई अच्छा टीचर जो होगा वो अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ाए कि वो अधिक से अधिक आगे जा सके, वो जो पढ़ाया हुआ हो वो अपने उसके जीवन भर काम आ सके। तो ये किसने कहा था, ये मोल्ट एवं रॉस के ने ये बोला था किसके बारे में, शैक्षिक प्रशासन के बारे में। दूसरा परिभाषा किसने दिया है शैक्षिक प्रशासन के बारे में, ब्रूक एडम्स ने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन में अनेकों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। तो आप लोग याद रखिए कि शैक्षिक प्रशासन में अनेकों को एक सूत्र में, मतलब जो प्रशासन जो होता है शैक्षिक प्रशासन, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तो उन सभी विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने की क्षमता किसमें होती है, शैक्षिक प्रशासन में होती है। तो शैक्षिक प्रशासन प्राय परस्पर विरोधियों एवं सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो आप याद रखिए कि शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी विरोध करे, बस इतना जानिए कि कोई एक पक्ष है, कोई एक चीज़ है, तो उसके बारे में अगर आपको बता दिया जाए कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो उसमें आप नेगेटिव भी चीज़ खोज सकते हैं और पॉजिटिव भी से खोज सकते हैं। तो उसी प्रकार शैक्षिक जो प्रशासन है वो भी क्या करता है कि समाज में जो नेगेटिव वाले हैं और पॉजिटिव वाले हैं उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, और जोड़ने के काम के रूप में उनको एक स्तर पर ला खड़ा कर देता है। और शैक्षिक प्रशासन का काम क्या होता है, उनको एक स्तर पर ला खड़ा करना कि शिक्षा में अधिक से अधिक विकास किया जा सके, लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाए जा सके। तो ये महत्वपूर्ण होता है शैक्षिक प्रशासन का। तो विरोधियों को आपस में जोड़कर जो शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, वो क्या काम करता है, कौन काम करता है, शैक्षिक प्रशासन करता है। अब अगली परिभाषा देख लेते हैं। फॉक्स, विस एवं रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में क्या बोला है। तो शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये तो आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा है, मतलब शैक्षिक प्रशासन है। और प्रशासन का मतलब क्या हुआ, एक मोटा मोटी आप लोग जान लीजिए। प्रशासन का मतलब होता है कि जो नियम कानून जो लागू करता है, जो नियम, जैसे नियम कानून कौन बनाता है, आप लोगों को पता है कि संसद या विधानसभा बनाती है नियम कानून, देश के लिए संसद और राज्य के लिए विधानसभा। तो जो शिक्षा से संबंधित नियम कानून जो बनाए
गए हैं उनको जो लागू करे, तो लागू कौन करता है? प्रशासन ही लागू करता है, अधिकारीगण ही लागू करते हैं। तो उनके द्वारा ही इसमें लिखा हुआ है, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा वाली गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। तो उनका बस महत्वपूर्ण काम यही होता है शैक्षिक अधिकारियों का, कि वो शैक्षिक प्रशासन जो है शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके, और जो लागू करेगा वही शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं। अगली परिभाषा है ग्राहम बेलफोर के अनुसार। आप लोग मेरी बस बातों को सुनते जाइए। ग्राहम बेलफोर के अनुसार इन्होंने क्या बोला है शैक्षिक प्रशासन के बारे में, कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना। तो याद रखिए कि योग्य शिक्षार्थियों मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उनको इस प्रकार संयमित किया जाए, उनको इस प्रकार पढ़ाया जाए। कौन पढ़ाएगा? अगर योग्य विद्यार्थी है तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज में आप देखेंगे कि टीचर अगर अच्छा नहीं है तो उसके विद्यार्थी भी अच्छे नहीं होंगे उस सब्जेक्ट में। मतलब अदर बात नहीं बोल रहा हूँ, बस उस सब्जेक्ट की बात बोल रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट का विद्यार्थी, अगर कोई अच्छा टीचर उस विद्यार्थी को मिल गया तो देखते होंगे आप लोग कि जो जिसको कुछ भी नहीं आता, मैथ वाली टीचर हो गया, हिंदी वाली टीचर हो गया, अगर किसी विद्यार्थी को मैथ नहीं आता है तो एक ऐसा टीचर जो जीरो स्तर से शुरुआत कर सबको पढ़ाता है, तो ये आप यह बात याद रखिए कि वो क्लास के सभी विद्यार्थी जो होंगे वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी, कोई टीचर है और वो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान देता है जो उसके क्वेश्चन समझ पाते हैं, तो उस क्लास में 10-5 विद्यार्थी उस क्वेश्चन को समझ पाते हैं और सब विद्यार्थी नहीं समझ पाते, तो वो योग्य शिक्षक नहीं है। शिक्षक कौन योग्य है? जो सबको साथ लेकर चले, चाहे उसे आए या ना आए। और शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना सके, अधिक से अधिक लोगों तक समझा सके। तो यही बोला है कि इस प्रकार सक्षम बनाना है कि वे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। मतलब कम साधनों के द्वारा, कम टाइम के द्वारा, कम वस्तुओं का प्रयोग करके अधिक से अधिक बच्चों तक वो पहुंच सके, अपनी बातों को समझा सके। तो यही होता है क्या? शैक्षिक प्रशासन का मतलब। शिक्षक का कार्य यही होता है कि वो अधिक से अधिक बच्चों को अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से संबंधित बातों को समझाए, जिससे कि वो उसको समझकर आगे उसका जो विकास हो वो हो सके उन सब बातों से। अब देख लेते हैं अगला क्या है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के बारे में क्या बोलते हैं ये। शैक्षिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण एवं उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि मानवीय गुणों का समुचित रूप से विकास हो सके। जो बातें ऊपर तीनों बोली हैं इन्होंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है कि शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है कि उनका विकास, मतलब किसका विकास? जो विद्यार्थी हैं उनमें मानवीय गुण समुचित रूप से विकसित हो सके, एक एकीकरण हो, उचित सामग्री का उपयोग हो। मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उसमें कोई भेदभाव न करते हुए उनमें एकीकरण की क्षमता का विकास करके, उचित साधनों का प्रयोग करके उनमें ऐसी मानवीय गुण डाल दिए जाएं, जैसे कि बड़ों का पैर छूना हो गया, समाज में कैसे लोगों से मिलना जुलना हो, घर में कैसे रहा जाता है, बातचीत कैसे की जाती है, ठीक है, तो कैसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, एक ऐसी मानवीय चीज़ उत्पन्न कर देना कि वो जीवन भर उनके साथ रहे और उसी बात को वो पढ़ेगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जो आप लोग हाई स्कूल में, जो इंटर में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें आज भी जो आप लोग सीख चुके हैं वही चीज़ें आज भी आप लोगों के साथ होंगी। तो वही चीज़ जो होगा मानवीय गुण का विकास हो, तो वो चीज़ें आज हैं कल भी रहेंगी आप लोगों के साथ, वो हर व्यक्ति के साथ रहेंगी। जो आपने बचपन में सीखा है, जैसे आप बचपन में होंगे वही आपका विकास करेगा, जैसे आपको स्कूल कॉलेज मिला होगा वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इनसाइक्लोपीडिया एजुकेशन रिसर्च के अनुसार भी वही काम है कि मानवीय गुणों का उचित रूप से विकास हो सके। तो उपयुक्त विवेचन ये स्पष्ट करता है कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारी सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। इसके साथ साथ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी समस्त कर्मचारी एक रूप में काम करते हैं। तो सभी लोग मिलजुल के, चाहे वो प्रशासन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कर्मचारी हो गया, और जो पानी चपरासी हो गया और विद्यार्थी, सभी लोग जब एकजुटता की तरह आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, तभी प्रशासन जो है, तभी शिक्षा का उद्देश्य जो है पूरा हो सकता है। अब मान लीजिए कि शिक्षक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी यहाँ पे सहयोग नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो टूट जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी और वो विद्यार्थी और टीचर में संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा, संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। और जब संबंध स्थापित नहीं होगा तो शिक्षा का जो उद्देश्य है मानवीय गुणों का विकास करना, वो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ज़्यादा चांस है बनने के।
अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ये बात मानिए कि आप लोगों को शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार जो प्रशासन, एक वर्ड अगर आप लोग समझ गए तो इस चैप्टर को कंप्लीट आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। प्रशासन का मतलब है कि किसी चीज़ को, किसी नियम कानून को लागू करना। कौन लागू करता है? शिक्षा से संबंधित जो भी नियम कानून लागू होंगे वो शिक्षा प्रशासन से संबंधित होंगे। बस यही छोटी सी बात आप लोग याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। तो पहला देखते हैं कि इसमें कई पॉइंट हैं, तो उस पॉइंट के द्वारा हम इसकी प्रकृति को समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र को अपनाने एवं आवश्यक परिवर्तन की प्रक्रिया का स्वागत करने के कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो गत्यात्मक होती है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा जो है वो एक बहुत ही बड़ा व्यापक टॉपिक है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण उसमें क्या होता है कि लगातार जब बड़ा क्षेत्र होगा तो उसमें लगातार परिवर्तन होते रहेंगे और आवश्यकता उसकी लगातार बदलती रहेगी। तो जब आवश्यकता बदलती रहेगी तो उसमें नए नियम कानून लगातार आते रहेंगे। तो जिसके कारण जो है, जैसे कि आप लोग सोचिए कि प्राचीन काल में वेदों का ज्ञान होता था, वेदों को पढ़ाया जाता था, उसके बाद संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद मतलब अलग अलग भाषाओं का लगातार विकास होता गया और आज हमें क्या देखने को मिलता है? हिंदी देखने को मिलता है, इंग्लिश देखने को मिलता है। तो नई नई चीज़ें इसमें आती रहती हैं, जिसके कारण जो इसकी प्रकृति है वो गत्यात्मक है, मतलब आगे बढ़ते रहने की प्रकृति है इसकी, न कि पीछे, न कि वहीं पर स्थित होने की प्रकृति है। मतलब कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ते रहना ही चाहिए और आगे बढ़ती ही रहती है। इसी कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो गत्यात्मक होती है, अर्थात आगे बढ़ने वाली। पॉइंट देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। इस पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक इत्यादि विभिन्न परिस्थितियों का गहन प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो प्रशासन है वो मानवीय क्रिया है और जो कोई भी मानवीय क्रिया होगी, कोई भी, तो उस पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अपने वातावरण का प्रभाव, किसी भी चीज़ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दूसरा, शैक्षिक प्रशासन का विकास प्रयोगी शोध कार्य पर अविलंब होने के कारण इसमें सुनिश्चितता एवं उपयोगिता अधिक पाई जाती है। तो मतलब कि शैक्षिक प्रशासन अधिक से अधिक जब कब विकास करेगा? जब उस पर अधिक से अधिक प्रयोग होंगे, जब उस पर शोध कार्य होंगे। और वो कब होंगे? जब उसको देरी न की जाए। मतलब विकास तभी होता है ना कि कोई अगर पुल हमें बनवाना है तो आज हमने पास कर दिया और वो 10 साल तक बनता ही रहा। उसको बनवाना था 2 साल में और बन के तैयार हुआ है कितने सालों में? 10 सालों में। तो वो क्या हो गया? वो कार्य नेगेटिव में चला गया और उस पर लगने वाला पैसा भी है वो दो, जहाँ पे 2 करोड़ लगना था वहाँ पर 20 करोड़ लगेगा। तो वहाँ खर्चे की बर्बादी और समय के अनुसार अगर काम ना पूरा हो तो वो काम नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि अगर प्रयोग एवं शोध कार्य अगर देरी से न हो, अपने समय के अनुसार चलते जाएँ, तो यह सुनिश्चित एवं जो इसका उपयोग होगा वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को और प्रशासन में अधिक से अधिक लोगों तक, समाज में जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का विकास एवं प्रयोग एवं शोध कार्य पर अविलंब, मतलब बिना देरी किए के कारण इसे सुनिश्चितता एवं उपयोगिता अधिक पाई जा सकती है। अगला देखते हैं तीसरा, मानव स्वभाव, विचारों एवं आदर्शों का शैक्षिक प्रशासन में सदैव सम्मान किया जाता है। तो मानव स्वभाव, विचारों एवं आदर्शों का आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जो भी किताबें काफ़ी पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर विचार ही तो है लोगों के। हम जो बता रहे हैं आप ग्रहण कर रहे हैं और जिसने बुक लिखी होगी वो भी किसी से ग्रहण किया होगा। मतलब किसी व्यक्ति का मौलिक विचार जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और वही रिपीट में समाज में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वहाँ विचारों को महत्व मिल रहा है ना, आदर्शों को महत्व मिल रहा है ना, तो उसी के कारण शैक्षिक प्रशासन में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक विकास करने के साथ साथ व्यक्तियों में अंतर्दृष्टि का भी विकास करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप पढ़ाई करेंगे, उसका विस्तृत दायरा होता है पढ़ाई का। अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये तो स्कूल में नहीं बताया जाता है कि आप लोग बड़ों का पैर छूइए, ठीक है, अपने माता पिता को गाली मत दीजिएगा। ये तो जैसे जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप में वो विकास, बौद्धिक विकास धीरे धीरे आता जाता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम करना चाहिए। तो ये तो एक शिक्षा का पार्ट हो जाता है कि यहाँ पर सदैव अंतर्दृष्टि का, अपने अंतर्दृष्टि का विकास होता है कि हमें आगे चलकर क्या करना है। अगला पॉइंट क्या है? शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया बालकों के समग्र जीवन से संबंधित होने के कारण इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास का अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। तो मैंने बोला ना कि अगर आप
पढ़ते हैं केवल, तो शिक्षा का केवल एक ही काम नहीं होता है कि आपको केवल नौकरी प्रदान कर दिया जाए, बल्कि शिक्षा का काम ये भी होता है कि आपका संपूर्ण विकास हो। समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, कैसे घर परिवार में रहा जाता है, कैसे कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, तो ये भी एक विकास होता है। तो ये बालक का सर्वांगीण विकास हो गया। मतलब सभी तरीके से शिक्षा जो होती है, शिक्षा का काम ही होता है कि सभी तरीके से विद्यार्थी का, जो बालक है सामने वाला, और समाज का विकास करना, उसी को सर्वांगीण विकास बोलते हैं। उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? शैक्षिक प्रशासन अन्य प्रशासन से भिन्न होता है, क्योंकि इसका मूलभूत उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व को आदर्श विकास की ओर अग्रसित करना है। मतलब अग्रसित करना होता है कि आगे बढ़ाना होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि सभी प्रशासन से ये अलग, सभी प्रशासन एक दूसरे से अलग ही प्रशासन होते हैं, चाहे वो शैक्षिक प्रशासन हो, या पुलिस प्रशासन हो, या न्यायिक प्रशासन हो। ठीक है, कोई भी प्रशासन होगा, जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग तरीके से, उनके कार्य अलग होंगे, उनके क्षेत्र अलग होंगे, उनके उद्देश्य अलग होंगे, उनकी प्रकृति अलग होगी, उनकी कार्य करने की क्षमता अलग होगी। हर प्रशासन में अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें शैक्षिक प्रशासन का जो कार्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसका मूलभूत उद्देश्य होता क्या होता है? मानवीय विकास करना। और मानवीय विकास के कारण ही सभी प्रशासन कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जब मानवीय विकास होगा, जब मनुष्य का विकास होगा, तभी वो पुलिस प्रशासन में जाके अच्छा काम कर सकता है, न्यायपालिका में जाके अच्छा काम कर सकता है। तो शिक्षा का जो विकास होता है, ये प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति एवं समाज को आपस में जोड़ने में ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। मान लीजिए कि कोई पुलिस प्रशासन में हो, कोई वकील हो, कोई न्यायपालिका में हो, तो वहाँ पर तभी अच्छा काम कर सकता है जब उसकी जो जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शैक्षिक प्रशासन जो है ये मूलभूत होता है। मतलब एक ढांचा होता है कि निचले स्तर पे ही सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वही शिक्षा जो होती है सभी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है। और वही जो व्यक्ति प्राप्त करता है शिक्षा शैक्षिक प्रशासन से, या स्कूल या कॉलेज से, वही जाकर अलग अलग प्रशासन में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? शैक्षिक प्रशासन का होता है। अगला पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति स्वच्छ एवं निष्पक्ष होती है। तो ये तो कहने वाली बात है कि आपको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इसकी प्रकृति स्वच्छ एवं निष्पक्ष होती है, कि मतलब इसमें भेदभाव नहीं होता है, तुरंत काम होता है विद्यार्थियों का, शिक्षकों का। मतलब ऐसा बस कहा जा सकता है कि लिखने के लिए सही है कि उनकी प्रकृति जो होती है वो स्वच्छ एवं निष्पक्ष होती है, कहीं भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण दोनों प्रकार की होती है। तो केंद्रीकरण की मतलब कि आप लोग याद रखिए कि केंद्र स्तर पर भी शैक्षिक प्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात विश्वविद्यालय जो होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपने देखा होगा, राजकीय विश्वविद्यालय आपने देखा होगा, और फिर राज्य स्तर पर भी देखा होगा आपने कि राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रशासन कोई और संभालता है। स्थानीय स्तर पर, स्थानीय जो आपके ग्रामीण स्तर पर जो कि आपको प्राइमरी स्कूल मिलते हैं, उसका प्रशासन कोई और संभालता है। हाई स्कूल इंटर का प्रशासन कोई और संभालता है। जबकि जो आपके उच्च शिक्षा संस्थान है, जहाँ पे बीए, बीएससी, एमए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मतलब हर क्षेत्र के जो प्रशासन है वो अलग अलग लोगों के अंडर में है। मतलब कि केंद्र सरकार भी संभालती है और राज्य सरकार भी संभालती है। केंद्र सरकार जो संभालती है उसको केंद्रीकरण बोलते हैं, और राज्य सरकार में अपनी शक्तियों का विभाजन कर देती है, और जिसके कारण उसे विकेंद्रीकृत भी कहा जा सकता है। तो दोनों स्तर पर इसको संभाला जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? लचीलापन नवीनतम होते हुए भी शैक्षिक प्रशासन का विश्वास ठोस आधार पर एवं नियंत्रण पर होता है। तो लचीला एवं ठोस मतलब कि आप देख लीजिए, प्राइमरी स्तर पर प्रशासन कुछ और होता है और उच्च स्तरीय प्रशासन कुछ और होता है। तो सभी स्तरों पर प्रशासन जो है वो क्या होता है? विश्वास बनाए रखते हैं, और एक ठोस आधार रखते हुए सभी को अपना नियंत्रण, सभी पर अपना नियंत्रण जो होता है वो स्थापित रखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? शैक्षिक प्रशासन का ध्येय स्वतंत्रता की भावना को अधिकाधिक आदर प्रदान करना होता है। तो शैक्षिक प्रशासन का जो ध्येय होता है, जो उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता की भावना मतलब सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, कि आप लोग बस सरकार जो कहे, जो नियम कानून है उसी को काम करिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से करिए, किसी के दबाव में मत करिए। लेकिन ये भी लिखने वाला पॉइंट है कि आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन दबाव, प्रेशर सभी के ऊपर होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन शिक्षार्थियों के विश्वास को उचित निर्देशन के माध्यम से सही दिशा में प्रोत्साहित करता है। सो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा का क्या मतलब है? कि विद्यार्थी जो हैं उनको सही दिशा प्रदान करना होता है। अगला पॉइंट, उत्तम शैक्षिक प्रशासन अध्यापकों की निर्भीकता पर अधिक ध्यान देता है। मतलब कि अध्यापक जो होते हैं, सबसे अच्छा प्रशासन किसको कहा जाता है? लास्ट में वो प्रशासन का, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। तो वो शिक्षा कौन प्रदान करेगा? वो अध्यापक ही शिक्षा प्रदान करेंगे। तो अध्यापक ऐसे हों जो निर्भीक हों, जो विद्यार्थी क्वेश्चन करे तो उसका आंसर जरूर दे। वहाँ पर ये ना हो कि गलत आंसर दे दे, या वो आंसर देने में डरे,
तो ये जो निर्भीक अध्यापक होने चाहिए, जो अपने क्षेत्र में माहिर होने चाहिए, तो अधिक ध्यान देता है। तो सहानुभूत, अगला पॉइंट, सहानुभूत, सद्भावना एवं सहयोग को शैक्षिक प्रशासन बढ़ावा देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो जो टीचर होगा, प्रिंसिपल होगा, अगर वो प्यार प्यार से अपने शिक्षकों से बात करता है, शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों से प्यार से बात करता है, तो जो सद्भावना एवं प्रेम व्यवहार बनाकर ही शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता का शैक्षिक प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो समाज कैसे बदलता है? समाज शिक्षा के द्वारा ही बदलता है। अगर शिक्षा अच्छे से अच्छी दी जाएगी तो समाज भी अच्छा होगा। अगर शिक्षा ही अच्छी नहीं दी जाएगी तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनको अच्छा होना चाहिए, उनको एजुकेटेड होना चाहिए कि अगर प्राइमरी स्तर, अगर आपकी नींव जो है मजबूत है तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका हाई स्कूल, इंटर और बीए, बीएससी, अगर आप डॉक्टर करना चाहते हैं, आईएएस, पीसीएस, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो निर्धारित करता है कौन? प्राइमरी स्तर का और हाई स्कूल, इंटर आपका निर्धारित करता है। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रशासन हो वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगला हेडिंग देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या-क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है? शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित हैं। इसमें क्या-क्या हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों आदि को व्यक्ति एवं समाज के हित में निर्धारित करना। तो ज़ाहिर-सी बात है कि व्यक्ति और समाज को ऐसे ही शिक्षा दी जाए जिससे कि व्यक्ति का विकास हो और समाज का विकास हो, दोनों का ही उसमें हित समाहित हो। दूसरा क्या है? शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना एवं उसका उचित निराकरण करना। तो क्या है इसमें कि शिक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं कि शिक्षा क्यों नहीं समाज तक, विद्यार्थियों तक और समाज तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है, तो क्या क्या समस्याएं हैं उसको अध्ययन करना और उसको सही तरीके से लागू करना। अगला क्या है? शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध साधनों एवं कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना। अर्थात शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो प्राइमरी स्तर के हो, चाहे वो उच्च विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तरीय हो, वहाँ पर जो साधन हैं और जो कर्मचारी हैं, जो टीचर, प्रिंसिपल जो वहाँ पे काम लोग करते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न करना होता है। अगला क्या है? समानता स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना है। अर्थात समानता स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, अर्थात सभी विद्यार्थी वहाँ पर स्वतंत्र हैं और एक रूप से समान हैं। उसी विचारधारा को अपनाते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, योजनाएं, मतलब शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम वहाँ पर निर्धारित किया जाएगा या कोई योजना बनाई जाएगी तो और उसे लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया की सफलता हेतु प्रयास करना। अब शिक्षा प्रशासन का क्या मतलब है कि जितनी भी शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो भी उसमें कार्य हो रहे हैं, उसकी सफलता, मतलब उसका जो उद्देश्य है कि अधिक अधिक से लोगों तक पहुंचना, समाज का विकास करना, विद्यार्थियों का विकास करना, वो निश्चित होना चाहिए और उसी में ही वो लगा रहता है, उसी के कार्य में। अगला क्या है कि शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में प्रसारित करने की योजना में शिक्षा माध्यम से समन्वय स्थापित करना। तो यही बात रिपीट हो रही है बार बार। अगला क्या है कि नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करना और समय समय पर उसका मूल्यांकन करते रहना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लाई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वही जब तक हिंदुस्तान में शिक्षा चलती रहेगी, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, वही 1986 का जो शिक्षा कार्यक्रम है वही लागू होता रहेगा। नहीं, उसको समझना पड़ेगा और समय के अनुसार जैसे यहाँ के लोग बदलेंगे, जैसा वातावरण बदलेगा, जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी, उसके अनुसार उस पर अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च के अनुसार उसके बाद एक नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इस प्रकार नई शिक्षा नीति समाज एवं लोगों के परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ बदलती रहेगी। तो अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और ये कुछ राज्यों में लागू भी हो चुकी है और 2023-24 से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। तो अब नई शिक्षा नीति आई है, अब 20-25 साल बाद, 10 साल बाद जब भी सरकार को लगेगा कि अब नई शिक्षा नीति लागू लाना चाहिए तो वो नई शिक्षा नीति लाएगी। तो समय समय के अनुसार इसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। तो कैसे स्पष्ट किया है देख लेते हैं। पहला पॉइंट, शैक्षिक लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं अभिप्रायों का निर्धारण करना एवं निर्धारित शिक्षा से संबंधित अनेक पक्ष करते हैं। तो अर्थात आप लोग याद रखिए कि सीयर्स जो हैं, सीयर्स महोदय ने भी शैक्षिक प्रशासन से संबंधित कुछ विचार दिए हैं। ये आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन में के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है उसके बारे में भी स्पष्ट करिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो इसको शॉर्ट में और लॉन्ग में, दोनों में आप लोगों को उपयोग करना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला कि शैक्षिक लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं अभिप्रायों का निर्धारण करना एवं यह निर्धारित शिक्षा से संबंधित अनेक पक्ष करते हैं। इनके और पक्ष हम देखते हैं आगे।
सीयर्स के अनुसार अगला पॉइंट देखते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए नीति योजना अर्थात नीति बनानी चाहिए। कार्य योजना पाठ्यक्रम, जो कार्य योजना है उसका पाठ्यक्रम हमें तैयार करना चाहिए, जो कि हमें आगे क्या योजना बनानी है उसका हमें पाठ्यक्रम जो होगा वो हमारे पास होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ निरीक्षण, जो शिक्षण विधियाँ हैं कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा, जो शिक्षक होते हैं कैसे पढ़ाएं विद्यार्थियों को, उसका निरीक्षण भी करना चाहिए। परीक्षण भी एवं अंकेक्षण आदि प्रक्रिया का निर्धारण भी पहले से ही कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कि सफल संचालन हेतु जो शिक्षा कर्मियाँ हैं तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अगर आप लोग अच्छे से अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अगर विद्यार्थियों एवं समाज में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, उनको आगे विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो जो जो शिक्षक हैं उनके भी प्रशिक्षण की व्यवस्था, मतलब ये नहीं कि एक बार शिक्षक बन गए तो बस आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको भी टेस्ट देना होगा, आपको भी कहीं ट्रेनिंग देनी होगी और आपकी जो कमियां हैं उसको बार बार दूर करने के लिए आपको भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया जो होगी लगातार ठीक होती रहेगी। अगला पॉइंट है संरचना एवं संबंधों के आधार पर शक्ति एवं सत्ता के प्रयोग के लिए प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग करना। अर्थात यहाँ पर दिया गया है कि संरचना और संबंधों के आधार पर, अर्थात जो संरचना दी गई है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उन संरचनाओं में क्या होगा, अगर आप शिक्षा अच्छा चाहते हैं अच्छा शिक्षा, तो प्रशासनिक जो तंत्र है उस पर शक्ति का प्रयोग करिए। ये करिए कि जैसे कि जो सरकार हो कोई भी गलत काम करे या नकल करवाए या विद्यार्थियों को गाली दे, फालतू के में विद्यार्थियों को मारे पीटे, ठीक है, या स्कूल कोई शिक्षक हो सही से ना आए, तो ये जो है राज्य सरकार उस प्रशासन का काम होना चाहिए कड़े रूप से उसके ऊपर कोई कार्रवाई करके उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। तभी जो है शिक्षा प्रशासन में जो शिक्षा है वो अधिक से अधिक लोगों तक जा सकेगी। मान लीजिए कोई टीचर है वो बार बार लेट आता है, 1 घंटे ही नहीं पढ़ाता, अपना जो पीरियड है वो पढ़ाता ही नहीं है, तो शिक्षा का प्रसार कहाँ हुआ। तो अगर जो टीचर नहीं आता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो वो टीचर आने लगेगा और जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छे से तरीके से सुचारू रूप से चलती जाएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए सत्ता की प्रकृति एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना। सत्ता का जो प्रकृति है एवं उसकी जो प्रक्रिया है उसका हमें निर्धारण करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने के लिए जो है कौन है, सुरेश भटनागर ने संविधान में वर्णित विषयों को लेकर शिक्षा प्रशासन की व्यापकता हेतु निम्नलिखित बिंदु दिए हैं। क्या दिए हैं, किसने दिया है कि सुरेश भटनागर ने शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया है। तो नंबर 1 क्या है इसमें, वैधानिक संरचना, अर्थात इसके अंतर्गत क्या हम लिखेंगे कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून, ये नियम एवं अधिनियम आते हैं। अर्थात मैंने पहले ही आपको बताया है कि विधायिका क्या करती है, संसद या विधानसभा क्या करती है कि वो कानून का निर्माण करती है, और वो जो भी कानून का निर्माण करती है उस पर जब राज्यपाल एवं राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करते देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम कानून बन जाता है। दूसरा क्या है, कार्मिक वर्ग, कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण कार्य, प्रकार, प्रक्रिया निर्धारण करना, कल्याण परक योजनाएं इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। अर्थात संविधान में वर्णित है कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कौन सी प्रक्रिया बच्चों को जो पढ़ाने की कौन सी प्रक्रिया होगी, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और समाज के लिए जो कार्य होंगे, जो समाज में आगे बढ़ाने के कार्य होंगे, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलते हैं। जो भी योजनाएं जितनी चलती हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के लिए या समाज के किसी भी वर्ग के लिए, उसका वर्णन कहाँ पे है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, छात्र। तो बालक शैक्षिक उद्यम का केंद्र होता है। अर्थात आप लोग याद रखिए कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा किसे प्रदान की जाएगी, तो शिक्षा बालक को ही प्रदान की जाएगी, तो इसीलिए वो शिक्षा का उद्गम केंद्र होता है। अतः समाज एवं बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रवेश, प्रगति और अनुशासन के नियम बनाना चाहिए। ये नहीं कि बस किसी भी तरह का नियम आप बना दीजिए, बल्कि आप वहाँ पर समाज को भी देखिए, बालक की आवश्यकता को देखिए, उसके प्रवेश की देखिए, प्रगति और अनुशासन के नियम इत्यादि देख कर ही बनाने चाहिए, क्या सुविधाजनक है, क्या असुविधा है, तो उसमें आप लोगों को देख कर ही शासन प्रशासन को ये नियम कानून बनाना चाहिए। चौथा क्या है कि भौतिक सुविधाएं, विद्यालय में भवन कैसा हो, उपकरण हो, रख रखाव, भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था शिक्षा प्रशासन करता है। पांचवा क्या है कि वित्त है। वित्त क्या है, शिक्षा प्रशासन वित्तीय साधनों का पता लगता है और उनकी दोहन शैक्षिक लक्ष्यों हेतु करता है। अर्थात जो पैसा है और जहाँ जहाँ पर प्रशासन को ज़रूरी लगता है कि यहाँ पर शिक्षा में अगर योगदान हो सकता है तो यहाँ पर पैसा लगाया जाएगा। तो अगर शिक्षा अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को अगर दी जाए और उसके लिए किसी उपकरण की ज़रूरत है तो वहाँ पर प्रशासन वित्तीय जो पैसा है वो प्रदान करता है और उन सुख सुविधाओं को स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो है उपलब्ध कराता है।
अगला क्या है, छठा है जनसंपर्क। शिक्षा समाज के लिए है, अतः शिक्षा प्रशासन द्वारा भी उपलब्धियों से परिचय कराने के लिए जनसंपर्क आवश्यक है, जिससे समाज का पालन प्रशासन की उपलब्धियों से परिचित हो सके। नंबर 7, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा प्रशासन पाठ्यक्रम का निर्माण करता है और शिक्षा एवं निर्देशात्मक सामग्री का भी ध्यान रखता है। तो याद रखिए कि शिक्षा जो है प्रशासन क्या करता है कि पाठ्यक्रम का ध्यान रखेगा कि किस क्लास के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उचित होगा और किस क्लास के लिए कौन सी सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासन के ये सब महत्वपूर्ण बात थी कि शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन की ओर। लेकिन आप लोग याद रखिए कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है ये शैक्षिक प्रशासन के ऊपर है। लेकिन अगर आप लोग बस शिक्षा एवं प्रशासन ये वर्ड आप लोग अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य की विवेचना करिए। तो आप याद रखिए कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो शैक्षिक प्रशासन अधिक से अधिक क्या करेगा, उसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक प्रदान की जाए। तो शिक्षा लोगों तक कैसे प्रदान की जाएगी, उसके लिए उनको योजना बनाना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा उनको अच्छे तरीके से। तो और लोगों को अभिप्रेरित करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को तक वो शिक्षा पहुँचा सकते हैं और तभी उनका उद्देश्य पूरा होगा। तो अब देख लेते हैं इसमें हम क्या देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। सामान्यतः शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं एवं गतिविधियों के मध्य समायोजन स्थापित करना, जिससे कि अच्छे तरीके से शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा सके। दूसरा है कि शिक्षण समस्याओं को बाहरी समुदाय की सहायता प्रदान करने हेतु प्रयास करना। अर्थात जो शिक्षण समस्याएं हैं, अगर उसमें कुछ समस्याएं हैं और बाहरी समुदाय अगर उस समस्या को हल कर देगा तो ऐसी गतिविधियों को हम लागू करेंगे और बाहरी लोगों का भी हम योगदान लेंगे, जिससे कि अधिक से लोगों तक शिक्षा प्रदान हो सके। तो तीसरा क्या है, शैक्षिक प्रारूप को विकेंद्रीकृत एवं श्रम विभाजन के माध्यम से अधिकाधिक प्रभावी बनाना। मतलब शैक्षिक जो प्रारूप है, शिक्षा अगर हमें प्रदान करनी है तो हर स्तर पर उसको बराबर रूपों में बांट देना है। मतलब केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उसको बांट देंगे, जिससे कि लोगों का काम जो है आसान हो जाएगा और आसान जब हो जाएगा तो लोग अच्छे तरीके से शिक्षा दिलवा पाएंगे या दे पाएंगे। तो याद रखिए। चौथा क्या है कि शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य सहभागी क्रियाओं, अध्ययन, अध्यापन आदि की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। अर्थात ऐसी सामग्रियां इकट्ठा करिए, अध्यापन करिए, जिससे कि उसमें कंपटीशन की भावना होगी और जिसके कारण शिक्षा का विकास अधिक से अधिक हो पाएगा। पाँचवा, शैक्षिक क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करके योजना बनाना। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ चल रहा हो उसके बारे में सोचना, समझना और उस पर उसका मूल्यांकन करना, कहाँ पर गलत हुआ है, कहाँ पर सही हुआ है और उसी के अनुसार योजना बनाना, जिससे कि शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। छठा क्या है कि शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को कुशल नेतृत्व के माध्यम से अभिप्रेरित करना। अर्थात जो शिक्षक है, जो शिक्षा से संबंधित कोई भी कर्मचारी है, उसको क्या करना है, अच्छे से उसको ट्रेनिंग देनी है, अच्छे से उसको मतलब जिस कार्य के लिए उसको वहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है वो अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सके, जिससे कि क्या होगा कि हर स्तर पर अगर हर व्यक्ति अपना अच्छे तरीके से कार्य करेगा तो हर स्तर पर क्या होगा कि अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का निर्धारण करना। अर्थात जो शिक्षण विभाग है और संस्थाएं हैं, जितने भी कर्मचारी वहाँ हैं उनकी नियुक्ति करना, उनको पैसा देना, मतलब हर काम उनके लिए नियुक्त करना। आठवां क्या है, शिक्षा में होने वाले अपव्यय को समाप्त करके समय, धन एवं शक्ति का सदुपयोग करने हेतु योजना बनाना। अर्थात शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके तो उसमें जो कठिनाई आ रही है, अर्थात जो दिक्कतें आ रही हैं उसको समाप्त करना, जो पैसे का फालतू खर्च हो रहा है और अगर एक काम को एक व्यक्ति कर ले रहा है तो उसके लिए दो व्यक्ति को न लगाकर शक्ति का उपयोग कर लेना। अर्थात एक काम को एक ही व्यक्ति करे, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप न हो पाए। इन सबको बचते हुए, इन सबको देखते हुए क्या होता है कि शैक्षिक प्रशासन अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करना चाहता है। वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा समझा जहाँ जहाँ लगेगा मुझे समझाने की कोशिश करूँगा। नामा देखते हैं, शिक्षा की नीतियाँ नवीन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में वांछनीय परिवर्तन करना। जहाँ जहाँ पर प्रशासन को लगता है कि यहाँ पर ये चेंज करना चाहिए शिक्षा में या प्रशासन में, हर जगह तो वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर परिवर्तन भी कर सकता है। 10वां क्या है, शैक्षिक क्षेत्र को आधुनिकता एवं प्रगतिशील बनाने हेतु कार्य प्रणाली की क्षमता को बढ़ाना। अर्थात जो शैक्षिक जो शिक्षा है उसको किस प्रकार आधुनिक बनाया जाए और आने वाले समय में और उसको किस प्रकार विकसित किया जाए, उसके लिए उसमें कार्य क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए।
11 क्या है, शिक्षण संस्थाओं की प्रगति के लिए भावभीय एवं भौतिक साधनों को जुटाने की योजना बनाना। अर्थात शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भौतिक सुविधाएं होती हैं, लैब बनवाना, फील्ड बनवाना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रखना वहाँ पर, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला देखते हैं 13, राज्य एवं सरकार की पौष्टिक जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वित में सहायता करना। अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है जो भी शिक्षा संबंधित नीतियां बनाती हैं उसको किस प्रकार ज़मीनी स्तर पर लागू करना, ये भी प्रशासन का काम होता है। 14 क्या है, शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को जुटाने की योजना बनाना। मतलब शैक्षिक क्षेत्र में जो भी कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनको उनके कर्तव्य का एहसास दिलाना कि आपकी नियुक्ति, आपका सिलेक्शन इसलिए हुआ है कि शिक्षा को अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचा सकें, शिक्षा में कुछ योगदान आप लोग दे सकें। नंबर 15, शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का समुचित प्रबंधन करना। अर्थात जो भी शैक्षिक संस्था में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, अगर उसको ये पता है कि हमारी जो सेवा है वो हम रिटायरमेंट के पहले हमें कोई निकाल नहीं सकता है, तो इसका अच्छा प्रभाव ये भी पड़ता है कि जो शिक्षक से संबंधित या शिक्षक कोई भी हो वो अच्छे तरीके से अपना फुल टाइम उस पर दे सकता है। अगर उसको ये डर बना रहेगा कि हमें आज नहीं तो कल निकाल दिया जाएगा, तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और इसका एक जो नकारात्मक भी पक्ष है कि अगर जो शिक्षक होता है वो नियुक्त हो जाता है, उसके बाद उसको ये पता होता है कि हमें तो अब कोई निकाल नहीं पाएगा, मैं सही से काम करूँ या ना काम करूँ, ये भी एक पक्ष है। लेकिन यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव देखिए कि शैक्षिक जो संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, मतलब उनको सुरक्षित समुचित प्रबंधन मिलना चाहिए कि आप लोग अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आप लोगों की नौकरी वहाँ पर सुरक्षित होगी। नंबर 16, शैक्षिक क्षेत्र में रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी स्तर हो गया या अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर में जो शिक्षक नियुक्त होने चाहिए वो मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि कंपटीशन के आधार पर वहाँ पर बच्चे जाएँ, जिससे कि जब अच्छे बच्चे जाएंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को। और वो बच्चे, क्योंकि वही न्यू होता है, वहाँ पर जहाँ बच्चे गड़बड़ कर दिए, वहाँ पे जो उनकी न्यू अगर बेकार हो गई तो आगे जाकर वो कंपटीशन की तैयारी या कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो प्राथमिक स्तर पर इसीलिए कहा जाता है कि कंपटीशन के द्वारा उन सीटों को भरा जाए। नंबर 17 क्या है, नई विधियों एवं उपागमों की शिक्षा जगत में समुचित व्यवस्था करना। अर्थात नई चीज़ें जो हैं, नई चीज़ें जो आ रही हैं शिक्षा जगत में, उसको सही तरीके से शिक्षा व्यवस्था में लागू करना। 18 क्या है, शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति योजनाओं का संचालन करना। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी प्रगतिशील चीज़ें आती हैं उस योजनाओं को लागू करना, जिससे कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शिक्षा मिल सके। आगे क्या है, पीसी रेन के अनुसार विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ये 10 पॉइंट हैं और इसको समझने लायक नहीं है, बस आप लोग एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, पीसी रेने के अनुसार विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य को लिखिए संक्षिप्त रूप से। तो यहाँ पे 5 भी अगर आपको याद हो जाएंगे, बस नॉर्मल है, आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। आगे देखिए क्या है, सीयर्स द्वारा निर्धारित शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। सीयर्स द्वारा शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कि सीयर्स द्वारा निर्धारित शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य संक्षिप्त शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे उन्होंने 2 दिए हुए हैं, 3 दिए हैं। तो नंबर 1 क्या है कि उचित एवं अनुचित कार्यों के प्रति उचित दृष्टिकोण रखना, और दूसरा क्या है, शैक्षिक उपलब्धियों हेतु शैक्षिक को जो है साधन बनाना। ये बहुत ही आसान है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, जो कि समझने लायक इसमें नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तीसरा क्या है कि शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं कार्य करना। ये भी सीयर्स के अनुसार ही बताया गया है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इस प्रकार आप लोगों का 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन था कि शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसको अच्छे से 2-3 बार रिविजन कर लेंगे, ज़्यादा भी, क्योंकि चैप्टर ही आसान है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से 250-300-500 वर्ड आराम से लिख सकते हैं। तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। इसके आगे भी क्वेश्चन 3-4 हैं, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव में ही मैं पढ़ाता रहूँगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार के जितने भी बीएड के क्वेश्चन होंगे आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।